हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूं आर.के. और आज हम बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बायोग्राफी के बारे में। ये जो आप फोटो देख रहे हैं, इनके बारे में आज हम बात करेंगे। तो आइए जानते हैं हम किस किस बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। जो पहले हम चर्चा करेंगे, इनके प्रारंभिक जीवन के बारे में बात करेंगे। फिर बात करेंगे राजनीति में भारत के प्रधानमंत्री कैसे रहे और क्या इन्होंने उपलब्धियाँ हासिल की, उसके बारे में बात करेंगे। और फिर बात करेंगे इनके 2014 और 2019 इलेक्शन के बारे में। दोस्तों, इनका जन्म जो हुआ था 17 सितंबर 1950 को हुआ था। और यहाँ से एक क्वेश्चन आपको बनेगा कि स्वतंत्र भारत में पैदा होने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन थे। नामली क्वेश्चन को आप फेस भी किए होंगे। तो यह पहले भारत के ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो स्वतंत्र भारत में पैदा हुए। मतलब 1947 से पहले हम अंग्रेजों के गुलाम थे। हमें जो आज़ादी मिली 1947 के बाद मिली, 15 अगस्त 1947 के बाद। तो हम ये जो पैदा हुआ 1950 में, दैट मीन्स कि भारत के पहले स्वतंत्र भारत में पैदा होने वाले प्रधानमंत्री हैं। और इनका जन्म जो हुआ था वाडनगर, माफी चाहूँगा, ये वडनगर नहीं होगा, ये वाडनगर होगा। वाडनगर मेहसान जिले जो वर्तमान गुजरात में पड़ता है, वहाँ हुआ था। और जो इनके पिता का नाम था दामोदर दास मूलचंद मोदी और माता जो थी हीराबेन थी। और यह सभी लोग मिला के 6 भाई बहन थे। मतलब इनके जो भाई बहन थे, जो इनके बच्चे थे दामोदर दास मूलचंद मोदी जी के, वो 6 बच्चे थे। उनमें जो मोदी से तीसरे बच्चे थे उनके। और दोस्तों, जो इनके पिता थे वो क्या करते थे कि रेलवे स्टेशन पे चाय बेचते थे। और शुरुआती जीवन में जो एक बच्चे के इनका लाइफ थी, इन्होंने क्या किया कि अपने पिता का हाथ बटाया और वाडनगर रेलवे स्टेशन, क्योंकि इनका जो जन्म था वाडनगर में हुआ था, तो वाडनगर में जो रेलवे स्टेशन था वहाँ पिता के साथ चाय बेचते थे। जो आप नामली सुने होंगे कि चाय वाला प्रधानमंत्री। तो यही मतलब जो बचपन इनका था, जो इनके पिता थे वो लोग क्या करते, चाय बेचते थे। तो इन्होंने बचपन में पिता के साथ क्या किया था, रेलवे स्टेशन पर चाय बेचे थे। और बाद में जो है अपने बड़े भाई के साथ एक बस टर्मिनल के पास चाय की दुकान भी चलाई। तो जो चाय वाला प्रधानमंत्री आप सुनते होंगे, यही रीजन है, क्योंकि पहले अपने पिता का हाथ बटाया जो बचपन में थी, फिर जो अपने भाई के साथ बटाया। तो इन्होंने क्या किया कि जो इनकी फैमिली थी वो चाय बेचती थी। नामली जो मतलब इनका प्रारंभिक जीवन था, उसमें इन्होंने चाय बेचा था। और प्रधानमंत्री मोदी की जो प्रारंभिक शिक्षा थी, उच्च माध्यमिक शिक्षा 1967 में जो इन्होंने वाडनगर से ही की, मतलब अपने लोकल से की। और एक बहुत अच्छे तो छात्र नहीं थे, बट एक औसत छात्र थे। प्रधानमंत्री जो थे हमारे, ये औसत एक छात्र हैं, अपने लाइफ में थे। और इनकी जो रुचियां थी, मतलब जो इनका मन लगता था, थिएटर में लगता था, बहसबाजी करने में लगता था, तो यहाँ इनका मन अधिक लगता था। इसका मतलब कि बचपन से एक अच्छे वक्ता थे, क्योंकि अधिक बहसबाजी करते थे लोगों से। दैट मीन्स कि बचपन से ही एक अच्छा वक्ता थे। आप देखे होंगे इस समय जैसे मंच से अपना बोलते रहते हैं, लोगों को संबोधन करते हैं। और सबसे बड़ी बात थी कि 8 साल की उम्र में ही इन्होंने 8 साल की उम्र में जो RSS राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, उसको ज्वाइन कर लिया इन्होंने। फिर दोस्तों हुआ क्या कि 1960, 1970 और उस समय जो उस दशक में क्या था कि बाल विवाह का प्रचलन था। तो जैसे मोदी थोड़ा सा बड़े हुए, तो इनका क्या हुआ कि जसोदाबेन, जो आप बार बार विपक्ष टॉन्ट मारता होगा, जसोदाबेन को लेकर, अब इनसे क्या कि इनकी माता जी ने सगाई तय कर दी कि इनसे हम सगाई करेंगे। इनकी शादी की बात चलाई। लेकिन प्रधानमंत्री जैसे ही बड़े हुए, जैसे इन्होंने उच्च माध्यमिक शिक्षा को पास की, इन्होंने इस जो इनकी सगाई थी इसको मना कर दिया। और जो अरेंज मैरिज थी उसको इन्होंने क्या कर दिया, अस्वीकार कर दिया। और इसी तनाव के कारण इन्होंने क्या कर दिया, घर छोड़ के भाग गए। क्योंकि अरेंज मैरिज का इनके ऊपर दबाव था, तो क्या किए कि 1967 में घर छोड़ के ही भाग गए। और उत्तर पूर्वी जैसे हमारे हिमालय का क्षेत्र हुआ और वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, इधर भाग के 2 साल तक इन्हीं क्षेत्रों में अपने जीवन को बिताया। और ऐसा माना जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर स्वामी विवेकानंद का अच्छा प्रभाव पड़ा, क्योंकि ये एक संत स्वभाव के थे उस समय। क्योंकि देखो, जब शादी करने के ऊपर प्रेशर आया तो क्या किए, घर छोड़ के भाग लिए। तो एक तरह से इनके अंदर उस समय ही संत की प्रवृत्ति जागृत हो गई थी। तो भैया क्या हुआ कि 2 साल बाद फिर अपने घर आ गए। लेकिन वो प्रधानमंत्री घर आए तो चाचा के साथ रहने लगे, क्योंकि इनको पता था कि जैसे ही घर जाएंगे फिर माता जी जो है शादी की बात चलाएंगे। तो क्या किए, 2 साल घूमने के बाद, क्योंकि ये घुमक्कड़ी स्वभाव के थे, तो 2 साल घूमने के बाद फिर कहाँ आ गए, फिर वाडनगर आए। और वहाँ आए तो अपने चाचा जी के साथ रहने लगे। और वहाँ चाचा जी के साथ भी चाय बेचते थे। तो भैया बड़ा प्रभाव था इनके ऊपर चाय का।
और इनका रिलेशन जो चाय से था बहुत ज़्यादा था। इसीलिए तो कहते हैं कि भारत की डेमोक्रेसी में एक चाय वाला भी प्रधानमंत्री बन सकता है। जैसे नरेंद्र मोदी एक चाय बेचने वाला भी प्रधानमंत्री बन गया, क्योंकि बचपन में और अपने चाचा जी के साथ चाय बेचते थे। तो यही इनका इतिहास रहा चाय के साथ। और गजब की डेमोक्रेसी भारत के में समझना होगा कि एक चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन सकता है। इसीलिए भारत की डेमोक्रेसी पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ी डेमोक्रेसी मानी जाती है कि यहाँ जो जनता है किसी को भी प्रधानमंत्री बना सकती है। लेकिन फिर क्या होता है कि 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद ये अपने चाचा जी के साथ काम करना बंद कर देते हैं। और वहाँ से जो इन्होंने क्या किया कि आरएसएस के साथ काम करना शुरू कर दिया। आरएसएस का प्रचार करना, आरएसएस के झंडा इन्होंने थाम लिया और आरएसएस के साथ जुड़ गए, क्योंकि पूरी तरह जुड़ गए। जो अभी 8 साल के साथ जुड़े थे, नॉर्मली वैसे काम करते थे, बट इस समय जो था आरएसएस के साथ पूरी तरह से जुड़ गए 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद। और फिर जो है 1978 में, यहाँ देखो आप, 1978 में मोदी ने स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग से राजनीति विज्ञान की कला स्नातक की उपाधि हासिल की। और ये उपाधि कहाँ से हासिल की? दिल्ली विश्वविद्यालय से। याद रखना है आप कि मोदी ने जो स्नातक की डिग्री उपाधि हासिल की, स्नातक की डिग्री जो प्राप्त की, कहाँ से की? तो याद रखना आप, दिल्ली विश्वविद्यालय से प्राप्त की। तो भैया हमारे प्रधानमंत्री जी सिर्फ चाय बेचने वाले नहीं थे, पता होना चाहिए आपको कि इनके पास स्नातक की डिग्री भी है। और कहाँ से? दिल्ली विश्वविद्यालय से। अब आइए जानते हैं कि इनका राजनीतिक कैरियर शुरू कैसे होता है। जून 1975 में क्या हुआ कि इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा दिया। और इंदिरा गांधी जो इमरजेंसी लगाया था लगभग 18 महीने तक चली थी। देखिए यहाँ से 1975 में चलाया और कब तक चली थी? 1977 तक। तो काफ़ी लंबी अवधि तक के जो इन्होंने आपातकाल घोषित किया था, काफ़ी लंबा चला था। और इस इमरजेंसी का विरोध जो करते थे, विरोधी करते थे। और उस समय जो था विरोधियों और आरएसएस का जो गढ़ बना था वो गुजरात बना था। भैया उसमें बड़े बड़े पोस्टर और बैनर लगाए जाते थे इंदिरा गांधी के विरोध में। और वो जो बैनर लगाए जाते थे वो गुजरात से इशू किए जाते थे। तो सब जो बड़े बड़े बैलेट पोस्टर थे गुजरात से लगाए जाते थे इंदिरा गांधी के विरोध में। और उस समय जो था नरेंद्र मोदी जी को ये जिम्मेदारी दी गई कि आप भी लगाओ। और उसमें नरेंद्र मोदी जो था काफ़ी स्टार प्रचारक थे आरएसएस के। तो ये अलग अलग वेश बदल के अक्सर जो था ये विरोध में बैनर पोस्टर लगाया करते थे और काफ़ी विरोध किया करते थे इंदिरा गांधी का उस समय। और इमरजेंसी के समय जिस तरह प्रधानमंत्री मोदी ने उस समय आरएसएस के लिए काम किया, इसको देखते हुए आरएसएस ने उनको प्रमोट कर दिया और अपना स्टार प्रचारक उस समय घोषित कर दिया। और यहाँ तक कि 1979 आते आते क्या किया इन्होंने कि दिल्ली आरएसएस मतलब गुजरात से उठ के नेशनल लेवल पे अब आ गए थे। और दिल्ली आरएसएस के लिए भी इन्होंने काम करना शुरू कर दिया। तो उस समय के लिए ये प्रधानमंत्री मोदी के लिए एक बड़ी उपलब्धि थी, मोदी जी के लिए, क्योंकि उस समय जो क्षेत्रीय से होके अब राष्ट्रीय लेवल पे प्रचार करने के लिए निकल आए थे। और अब जो है 1987 आते आते प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्या किया कि जो अहमदाबाद नगर पालिका के चुनाव को अच्छे से व्यवस्थित किया और वहाँ भाजपा जो है आराम से वहाँ का चुनाव जीत गई। और इसके बाद सबसे बड़ी कामयाबी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तब मिली जब 1986 में क्या हुआ कि लाल कृष्ण आडवाणी को भाजपा के अध्यक्ष बनाया गया। जब लाल कृष्ण आडवाणी जी भाजपा के अध्यक्ष बने उसके बाद क्या हुआ कि 1987 में मोदी को गुजरात इकाई का आयोजक सचिव चुना गया। और ये इनके लिए एक बड़ी कामयाबी थी कि एक बड़े प्लेटफॉर्म का जो है सचिव चुन लिया गया था। अब तक तो आरएसएस के लिए काम करते, लेकिन अब जो है पार्टी लेवल पे आके काम करना शुरू कर दिया था। और भैया इस समय क्या था कि वीपी सिंह की सरकार थी और मंडल कमंडल की राजनीति काफ़ी फेमस थी। उस समय जो है मंडल कमंडल की राजनीति काफ़ी फेमस थी। भाजपा के लिए ये ऑप्शन था कि भाजपा चूज क्या करे। तो भाजपा ने क्या किया, अटल लाल कृष्ण आडवाणी ने, कि ना तो मंडल की और ना तो कमंडल की राजनीति को अपनाया। इन्होंने क्या किया कि राम, जो आपका काफ़ी सुने होंगे राम मंदिर, इन्होंने भगवान राम को अपनाया। और आडवाणी जी ने क्या किया कि 1990 में राम यात्रा निकाल दी, जो आप सुने होंगे कि गुजरात से चल के और कहाँ तक आई थी, अयोध्या तक। तो ये काफ़ी फेमस थी। और इन्होंने 1990 में ये राम यात्रा जो थी स्टार्ट किया। और इस यात्रा में मोदी जी ने एक स्टार प्रचारक के रूप में काम किया, इस यात्रा को भी लीड किया। और वहीं 1991-92 में जो था मुरली मनोहर जोशी की एकता यात्रा को भी इन्होंने संगठित किया। और अब क्या होता है कि 1990 में भाजपा के राष्ट्रीय चुनाव समिति का सदस्य बना देता है। तो भैया आप देख रहे हो ना कि एक चाय बेचने वाला बच्चा जो बचपन में चाय बेचता था परिवार के साथ, 1990 आते आते, कोई पढ़ने में तो खास थे नहीं,
एक नॉर्मल स्टूडेंट थे, लेकिन 1990 आते आते एक जो पार्टी, जो नेशनल पार्टी है, उसके चुनाव समिति का अध्यक्ष बन जाता है। तो ये बड़ी कामयाबी थी। अब आता है 1995 का समय, और यहाँ तक क्या, विधानसभा चुनाव। और उस समय जो वहाँ केशुभाई पटेल थे, केशुभाई पटेल एक काफ़ी बड़े लीडर थे भाजपा के, और ये इनका क्या मानना था कि अगर मोदी जी रहे तो इनका मुख्यमंत्री बनना आसान नहीं था। तो वहाँ पे मोदी एक बड़े ब्रांड बन चुके थे, क्योंकि अब यहाँ पे जो था चुनावी समिति का सदस्य बना दिया गया था, एक नेशनल लीडर के रूप में दिखने लगे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो मोदी जो उस समय थे काफ़ी पॉपुलर हो गए थे, और केशुभाई पटेल को चिंता सताने लगी कि अब क्या होगा। तो जो बागडोर थी 1995 की विधानसभा चुनाव की, वो मोदी जी को दी गई थी कि आप इसको देखो। और 1995 का जो राजनीतिक जो विधानसभा चुनाव था, उसको भाजपा ने अच्छे मार्जिन से जीत लिया, और एक बड़ी जीत हुई थी उसमें भाजपा की 1995 में। और 1995 के चुनाव में जो जीत का श्रेय दिया गया, एक जो रणनीति का और राजनीति का केंद्र माना गया, वो मोदी को माना गया। और ऐसा माना गया कि ये चुनाव की जो रणनीति थी, मोदी ने बहुत अच्छे से लीडरशिप को तैयार की, और ये चुनाव जीतने में सफल रही भाजपा। लेकिन यहाँ बात फंस गई कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा, क्योंकि एक मोदी बड़े ब्रांड बन चुके थे, इनके चेहरे इनको भी आगे करके एक राजनीति में अच्छा पार्टिसिपेट कर रहे थे उस समय। तो ये भी थे केशुभाई पटेल, सीनियर लीडर थे। तो केशुभाई पटेल को उस समय क्या कर दिया गया कि वहाँ का मुख्यमंत्री बना दिया गया। और हुआ क्या उसके बाद कि नरेंद्र मोदी क्या कर दिया गया कि राष्ट्रीय सचिव, जो भाजपा का राष्ट्रीय सचिव बना के इनको दिल्ली भेज दिया गया। इनका जो तबादला हो गया, दिल्ली हो गया। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी, उनको पता था कि ये किस लिए भेजा गया है, क्योंकि इतना अच्छा राजनीतिक वो समझता है कि हमें ऐसा क्यों किया गया। लेकिन अब इनको दिल्ली भेज दिया गया, तो इनको जाना ही था दिल्ली। अब समय आती है 2001 की, और अब जो है वो गोल्डन पीरियड मोदी के लाइफ में आ गया था, जब उनको कुर्सी मिलने वाली थी। क्योंकि उस समय क्या हुआ, 2001 में केशुभाई पटेल, 1995 में चुनाव हुआ था, फिर चुनाव हुआ 5 साल बाद। तो 2001 में क्या हुआ, केशुभाई पटेल की तबीयत खराब हो गई। दूसरी बात एक ये थी कि उस समय जो भाजपा की सीटें थी वो काफ़ी कम आई थी, क्योंकि गुजरात चुनाव में जो सीटें थी पिछले चुनाव की अपेक्षा इस चुनाव में कम हो गई थी। तो ऐसा माना गया कि अब जो है केशुभाई पटेल का जो प्रभुत्व है गुजरात के अंदर, वो खत्म होते जा रहा था। और उस समय जो बीजेपी थी, गुजरात बीजेपी, उसको एक नया नेतृत्व चाहिए था। तो उस समय जो नेतृत्व देखा गया कि मोदी जो हैं वो एक अच्छे चेहरे के रूप में दिख रहे हैं, तो इनको जो है दिल्ली से फिर से बुलाया गया। और क्या हुआ, दिसंबर 2002 में होने वाले चुनाव के लिए भाजपा को तैयार करने की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री को सौंपी गई, मोदी जी को सौंपी गई। उसमें प्रधानमंत्री नहीं थे। दोस्तों, मैं अभी चाहूँगा यहाँ 2000 होगा। तो जो यहाँ पे 3 अक्टूबर 2001 को उन्होंने क्या, गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में पटेल, केशुभाई पटेल की जगह ली। और 7 अक्टूबर 2001 को मोदी ने पहली बार मुख्यमंत्री की शपथ ली। तो अगर यहाँ पूछता आपको कि मुख्यमंत्री की शपथ पहली बार मोदी जी ने कब ली, तो 7 अक्टूबर 2001 को पहली बार मुख्यमंत्री बने थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लेकिन मोदी जी के मुख्यमंत्री बनने के कुछ ही दिन बाद एक बड़ा हादसा हुआ। और दोस्तों, हुआ क्या कि 27 फरवरी 2002, जो गुजरात के इतिहास का अगर कहें हम तो ब्लैक डे माना जाए तो गलत नहीं होगा, गोधरा कांड हुआ। और गोधरा कांड हुआ क्या कि जो एक ट्रेन थी उसमें यात्रियों को आग लगा दी गई, जिसमें उन डिब्बों में लगभग जो डिब्बों में आग लगाई गई, 60 लोग मारे गए जिन डिब्बों में आग लगाई गई थी। और ऐसा माना जाता है कि उस घटना में 1044 लोग मारे गए थे, जिसमें 790 मुस्लिम थे और 254 जो थे हिंदू थे। ये ऑफिशियल फिगर से माना जाता है। अब अगले दिन क्या हुआ कि विश्व हिंदू परिषद ने राज्य भर में दंगा का आह्वान कर दिया। विश्व परिषद हिंदू आप जानते होंगे, इसने क्या किया कि पूरे राज्य में दंगा का आह्वान कर दिया। और ये जो था काफ़ी बड़े लेवल पे हुआ। और ये जो एक मोदी पहले ही टर्म में एक बड़ा इनके ऊपर एक दंगा का आरोप लगा। और उस समय 26 शहरों में जो है कर्फ्यू लगा दिया गया और दंगाइयों को देखते ही गोली मारने के आदेश दे दिए गए। लेकिन इसके बावजूद भी हिंसा बढ़ने से रोक नहीं पाई पुलिस वहाँ की। और इस हिंसा के बाद काफ़ी बड़ा प्रेशर उस समय के मुख्यमंत्री मोदी जी पे बनाया गया। और उनके राज्य के भीतर उनके ही मंत्री, और राज्य के भीतर ही नहीं सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पे भी, क्योंकि उसमें जो प्रधानमंत्री थे वो थे अटल बिहारी वाजपेयी। यहाँ से इस्तीफे की मांग शुरू हो गई जो राज्य के, क्योंकि मोदी जो अटल बिहारी कैबिनेट थी वो 20 पार्टियों को मिला के बनाई गई थी उस समय। क्योंकि तो जो और पार्टियां थीं
वो क्या करती थी कि इन पे दबाव बनाती थी, प्रधानमंत्री पे, अटल बिहारी वाजपेयी पे, और जो वहीं के लोकल नेता भी थे गुजरात के, वो भी इस्तीफे की मांग करने लगे। तो ये काफ़ी उसमें बड़ा प्रेशर था प्रधानमंत्री उस समय के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी पे। और हुआ क्या कि उस समय गोवा में कार्यकारिणी की बैठक होनी थी, जो भाजपा कार्यकारिणी थी उसकी बैठक होनी थी 2002 में उसी समय। तो हुआ क्या कि जब बैठक शुरू हुई तो बैठक स्टार्ट होने से पहले ही प्रधानमंत्री जो मोदी जी थे, इन्होंने क्या किया कि अपना इस्तीफा प्रस्ताव पेश कर दिया। लेकिन भाजपा के कुछ बड़े लीडरशिप ने, बड़े नेताओं ने क्या किया कि इस प्रस्ताव को मंजूर करने से मना कर दिया, और काफ़ी बड़े नेताओं ने इनका सहयोग किया, और इस तरह से इनका इस्तीफा जो था गोवा कार्यकारिणी की बैठक में बच गया और मुख्यमंत्री पद पे बने रहे। और इसके बाद ये लगातार गुजरात के मुख्यमंत्री बने रहे। और वहीं से एक नया वर्ड आया जो 2014 लोकसभा चुनाव, माफी चाहता हूँ, लोकसभा चुनाव में फेमस रहा होगा, गुजरात मॉडल। तो उसकी बात करेंगे अभी हम। अब समय आता है 2012 विधानसभा चुनाव जो गुजरात में हुए। हुआ क्या इस चुनाव में कि नए तकनीक से प्रचार करना स्टार्ट किया मोदी जी ने, और उसमें क्या किया, होलोग्राम जैसी अन्य नई तकनीकों का प्रयोग किया। दूसरी बात कि उसमें सोशल मीडिया आ गई थी, लोग सोशल मीडिया से कनेक्ट हो गए थे। तो एक नया तरीका था प्रचार करने का, और एक नया इसमें विचार आया गुजरात मॉडल का, जो आप काफ़ी उसमें सुने होंगे, गुजरात मॉडल। तो एक नए वर्ड को लेके प्रधानमंत्री लोगों के बीच आए थे। और हुआ क्या कि जब 2012 का विधानसभा चुनाव हुआ उसमें भाजपा को 182 सीटें मिली, सॉरी माफी चाहूँगा, 182 में से 115 सीटें जीती थी। इसके बाद इनका कार्यकाल आगे भी जारी रहा। लेकिन उस समय जब चुनाव जीतने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, पहली बार प्रधानमंत्री, उस समय वहाँ के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार क्या किया कि हिंदी में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, संवाद किया। और वहीं से एक सूचना मिली लोगों के अंदर, एक नई बातें होने लगी कि क्या मोदी जी भी चुनाव लड़ेंगे 2014 का, क्या एक नया चेहरा होंगे मोदी जी। तो उस समय एक नई बात निकल के आई 2012 में जब चुनाव जीते और जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि मोदी भी हो सकते हैं नया चेहरा। और आगे चल के सितंबर 2013 समय आता है, सितंबर 2013 का 2014 के लोकसभा चुनाव के लिए एक प्रधानमंत्री का चेहरा सामने रख दिया गया, और यही गुजरात मॉडल का भी नाम दिया गया। और उसमें सोशल मीडिया का जमाना था, तो प्रधानमंत्री एक अच्छे वक्ता भी थे। तो इन्होंने क्या किया कि सोशल मीडिया से और अन्य सोर्सों से लोगों से कनेक्ट करना शुरू कर दिया, और वहीं से ताबड़तोड़ रैलियां की प्रधानमंत्री ने। इन्होंने कांग्रेस के घोटाले, 2G स्पेक्ट्रम जैसे बड़े मामलों को उठाया, और लोगों का जो ध्यान सबसे अधिक आकर्षित किया इन्होंने घोटालों पे किया। इन्होंने कांग्रेस मुक्त भारत बनाने की बात कही, घोटालों की बात की, नए डेवलपमेंट की बात की, गुजरात मॉडल की बात की। तो ऐसे बड़े बड़े इन्होंने जो वादे किए और बड़ी बड़ी रैलियां की, जिससे लोगों क्या हुआ कि इनके तरफ आकर्षित होने लगे। और ये 2014 की एक बड़ी विशेषता थी। और 2014 के चुनाव में गुजरात मॉडल तो एक एजेंडा था ही, लेकिन क्या हुआ कि भाजपा ने कुछ देर तक, क्योंकि उनको सभी धर्मों का वोट लेना था, तो कुछ हद तक हिंदुत्व को टालना चाहा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि वो मुद्दा बना रहा हिंदुत्व इनके साथ। और जो इनका अभियान था हिंदुत्व का, एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना रहा उस समय भी। और 31% वोट इनको मिला जो लोकसभा चुनाव हुआ था 2014 का। और जो है 31% वोट के साथ 282 सीटें प्राप्त की। और 1984 के बाद भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि कोई पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही थी। और उस समय जो था प्रधानमंत्री मोदी 2 क्षेत्रों से चुनाव लड़े थे। पहला जो था वाराणसी था, दूसरा जो था बड़ोदरा था। और आप जानते हैं वाराणसी में इनके अरविंद केजरीवाल विपक्ष थे जो हार गए थे। तो यहाँ पे जो था, यहाँ से चुनाव जीते वाराणसी से। और पहली बार प्रधानमंत्री लोकसभा का चुनाव अपने होम सिटी, मतलब गुजरात को छोड़ के, होम स्टेट को छोड़ के किसी बाहरी स्टेट में लड़े थे। तो गुजरात से भी लोकसभा के मेंबर थे और बड़ोदरा से भी थे उस समय। और भाजपा के लिए ये बड़ी जीत थी, क्योंकि आज तक के इतिहास में इतना सीटें भाजपा कभी नहीं पाई थी, और पहली बार पूर्ण बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाने जा रही थी 2014 में। और 26 मई 2014 को पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली, और भारत के इतिहास में स्वतंत्र भारत में पैदा होने वाले ऐसे पहले प्रधानमंत्री बने। और इनकी कैबिनेट में 45 मंत्री बने, जो यूपीए सरकार से, कांग्रेस सरकार से 25 कम थे। और 2014 के बाद फिर इलेक्शन आता है 2019 का, और 2019 में भी भाजपा ने अपना
जो विजय अभियान था जारी रखा और इस बार जो है पिछले बार के अपेक्षा अधिक सीटें जीती, 303 सीटें। और पूरे एनडीए की बात करें कि सहयोगी दल की, तो इन्होंने कुल 352 सीटें जीती और इस तरह से अभी तक प्रधानमंत्री बने हुए हैं। अगर इनके आप टेन्योर की बात करें, जो अब तक प्रधानमंत्री बने हुए थे, इनके एनालिसिस हम बाद में कर लेंगे दोस्तों, लेक्चर बड़ा हो रहा है। अगर इन्होंने इनकी उपलब्धियां, इनके कार्यकाल ली और जो कार्य किया, इसका लेक्चर हम बाद में ले लेंगे। तो लेक्चर सुनने के लिए धन्यवाद। और फाइनली, अगर आप हमारे स्टडी बूस्टर को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर लेक्चर अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और आगे भी शेयर करिएगा दूसरों के साथ। धन्यवाद।